हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड फर्स्ट ईयर पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान, जो कि मल्टीलिंग्विज्म इन लैंग्वेज के अंतर्गत ही है। इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीलिंग्विज्म। Multilingualism is the use of more than one language, either by an individual speaker or by a group of speakers. It is believed that multilingual speakers outnumber monolingual speakers in the world's population. बहुभाषावाद में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग होता है, या तो एक व्यक्ति, वक्ता या बोलने वालों के समूह द्वारा होता है। यह माना जाता है कि बहुभाषी वक्ता दुनिया की आबादी में मोनोलिंगुअल वक्ताओं को पछाड़ते हैं। तो हम इस संबंध में देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा किसी जाति या संप्रदाय की नहीं होती है, वह तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की होती है, वह किसी भी धर्म या संप्रदाय की हो। भाषा की पहचान भी स्थान विशेष से होती है, इसीलिए संविधान में भी इसका आदर है। भारतीय संविधान की धारा 351A प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, यानी कि वह प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। सभी को समान रूप से विद्यालयों में एडमिशन दिया जाना चाहिए और नियुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 19 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए संविधान में 345 राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाएं या विद्यालयों में अपने अपने राज्य की सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। सामान्यतः अधिकार केवल कार्यलिपि भाषा या उनके उपयोग के अधिकार के तौर पर देखा जाता है। मातृभाषा को विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौता हैम्बर्ग डिक्लेरेशन ऑन अंडर लर्निंग यूनेस्को को 1997 में हुआ था। इसके माध्यम में अल्पसंख्यकों तथा प्राचीन भाषाभाषी समूह को भी भाषाई अधिकार दिया गया। इसमें कुछ भाषा की जो बातें हैं इस प्रकार से हैं, इनको एक एक पॉइंट करके हम बताएंगे। इसमें जो बातें सम्मिलित की गई हैं वे इस प्रकार से हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा आवश्यकता अनुसार उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, वह उनका मस्तिष्क और हृदय को स्लेट की भांति होता है। अतः उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए वही भाषा प्रयोग की जानी चाहिए जो उनकी मातृभाषा है, क्योंकि उसको वे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें प्रसन्नता के साथ अध्ययन कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृहद समुदायों की भाषा में शिक्षण। जो समुदाय अधिक संख्या में हैं और बड़े हैं, यानी कि जो समुदाय बहुत अधिक संख्या वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में वृहद समुदायों की भाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करता है और कराई जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अंतः सांस्कृतिक शिक्षा भाषा अल्पसंख्यकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का वर्धन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शिक्षण। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जिसका उद्देश्य बहुत ऊंची पहुंच करना है, देश विदेश में कार्य करना है, नाम अपना उन्नत करना है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शिक्षण सुविधाएं जब व्यक्ति को मिलेंगी तो वह अपना कार्य, यानी कि जो अपना मन में बात सोच ली है या फिर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसको पूर्ण कर सकता है। प्रवासियों को शिक्षा का अधिकार। प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के अन्य सदस्यों को शिक्षा का अधिकार उनके इसी के अंतर्गत दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम में बच्चे को मातृभाषा की सुविधा या सुलभता उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार के प्रयास से बच्चों को भारतीय
अपनी भाषा एवं सांस्कृतिक या फिर संस्कृति को कक्षा शिक्षण के समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि जब हम इस प्रकार से भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, तब जो बालक हैं वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे और अधिक ज्ञान हासिल करेंगे, और सांस्कृतिक जो कक्षा कक्ष हैं उनमें बहुत सुगमता से अध्यापन कार्य किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि भारत बहुधर्मी एवं बहुभाषी लोगों का देश है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता में एकता, एक बड़ी विविध लोगों की पहचान, राष्ट्रीयता और विचारों की अभिव्यक्ति इत्यादि कक्षा शिक्षण को भाषा से इस बात को दर्शाता है या फिर प्रदर्शित करता है कि कक्षा में किस प्रकार का या फिर माध्यम मातृभाषा यानी किसका माध्यम मातृभाषा यानी कि प्रथम भाषा में किया जाए तो बच्चों में अधिगम क्षमता तीव्र होती है। इसीलिए इसको आरटी द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी विद्यालयी शिक्षा को प्रारंभिक कर दिया जाता है। मातृभाषा में शिक्षण पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषाओं को परिभाषित करते हुए इसको करनी की भाषा माना जाता है। यानी कि एक कथनी होती है, यानी कथन होता है, सिर्फ करनी यानी कि व्यवहार में परिणित करना, जैसा कहा गया है वैसा ही कार्य करना। इसके अंतर्गत घर की भाषाओं, बड़े कुनबों की भाषा, आस पड़ोस की भाषा इत्यादि के अधिक जिन्हें बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने घर में समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। अधिकांश बच्चे स्कूल आने से पहले ही 2-3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता लेकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं। वे न केवल उन भाषाओं को सही बोलते हैं बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, चाहे उनका माहौल ग्रामीण हो अथवा शहरी, बच्चों के अध्यापन को यानी कि उनके भविष्य को देखते हुए माता पिता उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी बालक के माता या पिता कोई भी जॉब कर रहे हैं अथवा दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे से उसी भाषा में बात करते हैं जो कि उसको सिखाई जानी है। इस कारण से बच्चे पहले से ही कई भाषाओं को बोलने लगते हैं, समझने लगते हैं। उन्हें आगे यानी कि स्कूल में पहुंचने के बाद उन भाषाओं का अध्ययन करने में अधिक कठिनाइयां या फिर परेशानियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बहुभाषाई शिक्षण की आवश्यकता क्यों। यहाँ प्रश्न है कि बहुत सी भाषाओं के शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि शिक्षण कार्य तो किसी एक भाषा में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भाषा न केवल व्यक्तियों की परस्पर बातचीत का एक उपकरण है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पहचान भी है। भाषा में सामाजिक सशक्तिकरण की मौलिक विशेषता भी छिपी रहती है। भारत जैसे बहुभाषाई समाज में शांति और सौहार्द के लिए भी भिन्न भाषाभाषी लोग एक दूसरे की भाषाओं की विविधता का सम्मान करें, विशेषकर उन लोगों को जो कि रोजगार की तलाश में अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं और नई जगह पर भी भाषाई अल्पसंख्यक बन जाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा बोलने वाले लोग उस स्थान पर पहले से तो होते ही नहीं या फिर बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगती है, जॉब लगती है, सबसे पहले नियुक्ति किस क्षेत्र में दी जाएगी ये उसको नहीं पता होता है। ऐसे में उस स्थान पर भाषाई बहुसंख्यक लोगों को चाहिए कि वे दूसरे भाषाई अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों का अनुमान लगाएं तथा उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, उनका न केवल सम्मान करें बल्कि उनकी कठिनाई दूर करने का प्रयास करें, जिससे परस्पर संपर्क से ज्ञान को शब्दकोश की वृद्धि यानी जो ज्ञान है उसमें शब्दकोश की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही स्कूल में सौहार्दता का वातावरण भी बन जाएगा। भाषाएं एक प्रकार से ज्ञान के शब्दकोश का भी काम करती हैं। ये वह माध्यम है जिससे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है। मनुष्य के विचार उसकी अस्मिता से गहरा संबंध होता है।
मान लीजिए यदि हिंदी संपर्क भाषा है और केंद्रीय सरकार के राजकाज की भाषा होने पर समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे, इसलिए वे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बदले में हिंदी भाषी प्रदेश उनकी भाषाएं पढ़ रहे हैं। अनावश्यक रूप से काल्पनिक परिस्थिति में यथार्थ की उपेक्षा करके अनुवादता किसी राज्य के छात्रों में किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना उन छात्रों को एक तरह से दंड देने के समान है, क्योंकि किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि तमिलनाडु और बंगाल के छात्र हिंदी के अध्ययन को भी दंड समझे तो ये निश्चित है कि वहां पर हिंदी को जिस दृष्टि से पढ़ेंगे वह दृष्टि आज से भिन्न होगी। अनेक आयोगों और समितियों ने जो है बहुभाषा के क्षेत्र में अवधारणाओं का सहारा लिया है, यानी कि सूत्र के प्रतिपादन में कुछ अवधारणाओं का सहारा लिया है। शिक्षण और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, साथ ही उसका अध्ययन भी अनिवार्य और आवश्यक हो जाना चाहिए। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त तो हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी आवश्यक है। भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा या फिर संपर्क भाषा हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। जनतंत्र की आवश्यकता भी यही है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है एवं उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता, अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य हो जाना चाहिए। इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है और उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, किंतु जिनकी भाषा या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे 2 ही भाषाएं पढ़ेंगे। ऐसे क्यों हो? अतः हिंदी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे अहिंदी भाषी प्रदेशों की दृष्टि से न्याय हो सके। ये अन्य भाषा यानी कि जो है होनी चाहिए। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी वरीयता तमिल भाषा को दी जाए, ये जो है समितियों का ही एक तरह से मत है। हम यहाँ पर ये भी देख लेंगे, जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, आपने बीएड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको टेस्ट पास करना होगा। टेट में क्या है, उसमें भी लैंग्वेज का चुनाव कराया जाता है कि फर्स्ट लैंग्वेज आप कौन सी लेंगे, सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेंगे। यहाँ पर कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान बालक को अवश्य ही होगा। अगर किसी लैंग्वेज में उसने अन्य अध्ययन किया है, जानता है, तो उसको कई भाषाओं का ज्ञान होगा। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी भरा है, सेकंड लैंग्वेज में स्वाभाविक है कि उससे दूसरी भाषा जैसे कि संस्कृत या उर्दू या अंग्रेजी आदि को उसमें फिल करेगा। जिससे पता चलता है, उसको जब पास कर लेगा, क्लियर कर लेगा, तो इसका तात्पर्य यही है कि जो प्रशिक्षु शिक्षक है वह अन्य भाषाओं को जानता है। यही कारण है कि अन्य भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना भाषाओं के ज्ञान यानी कि अनेक भाषाओं के ज्ञान के उतना उन्नति व्यक्ति नहीं कर पाता है जितनी वह कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।